इस प्लेलिस्ट में सेल्फ असेसमेंट्स गाइनिंग आपकी बुक के जो एंड पर दी होती है 10 टीचर्स के एंड पर, उन सबको कवर करेंगे बारी बारी, आ चैप्टर आ वीडियो। फिर गाइनिंग के फर्स्ट चैप्टर के एंड पर इसमें जो पहली केस हिस्ट्री नंबर 1 है, उसमें एक 15 साल की बच्ची है, वो अपनी माँ के साथ क्लिनिक पर आई है क्योंकि उसके पीरियड्स नहीं हो रहे। उसको ब्रेस्ट की डेवलपमेंट नॉर्मल है, 12 साल की उम्र में शुरू हो गई है, जिसे हम थैलार्की कहते हैं, और इसके अलावा प्यूबिक हेयर की डेवलपमेंट भी नॉर्मल है। उसको अब एब्डोमिनल पेन है, क्रैम्पिंग है, सेक्सुअली वो एक्टिव नहीं है, और हार्ट स्वेलिंग भी है लोअर एब्डोमेन के अंदर जो कि टेंडर है। और जब आपने अब एग्जामिनेशन किया है जेनेटेलिया का, तो ब्लूइश स्वेलिंग आपको मिली है एट द लेवल ऑफ हाइमन। ठीक है, नाउ ऐसा क्यों है? ऐसा है बिकॉज ऑफ हेमाटोकोलपास, जो कि इम्परफोरेट हाइमन की वजह से हो रहा है। बेसिकली क्या होता है कि नॉर्मल वेजाइना अगर इस तरह से है, तो यहाँ पर नीचे एक हाइमन होती है, एक हल्की मतलब बहुत थिन सी एक मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, जो कि एट बर्थ मौजूद होती है, और उसके बाद ये इतनी थिन होती है कि एक्सेसिव फिजिकल एक्टिविटी, साइकिलिंग या फिर यूज़ ऑफ टेम्पन्स की वजह से ये ख़त्म हो जाती है। ठीक है, एंड इट इज़ द सेम मेम्ब्रेन विच इज़ रेफर्ड टू जब बात की जाती है हैविंग ब्लीडिंग ड्यूरिंग द फर्स्ट इंटरकोर्स। ठीक है, सो एनीवेज यूजुअली ये थिन मेम्ब्रेन होती है और इसके नीचे वजाइनल ओपनिंग होती है, और बस दैट्स इट। लेकिन इम्परफोरेट हाइमन का क्या मतलब है कि ओपनिंग नहीं है और ये इस तरह से ही मौजूद है। यानी कि अब उसको क्या मसले आएंगे उस बच्ची को? अगर तो इम्परफोरेट हाइमन है, तो यहाँ पर खुद हमें एक ओपनिंग क्रिएट करनी पड़ेगी, इंसिजन देना पड़ेगा, ताकि उसकी मेंसेस बाहर आ सके, जो सारा फ्लूइड होगा, ब्लड और डेब्री। ठीक है, सो ये देखो, अब अगर यहाँ पर मेम्ब्रेन है और वो थिन नहीं है, वो बहुत मतलब एक्चुअल मेम्ब्रेन है और वो कोई होल नहीं है, तो उससे मसला क्या होगा कि वजाइना जो है, ये वाली वजाइना, ये डिस्टेंड करेगी, क्योंकि यूट्राइन कैविटी से जब पीरियड्स का ब्लड फ्लो आएगा, तो वो तो यूट्राइन कैविटी से वजाइना में तो आ जाएगा, लेकिन वजाइना को फिल करके बल्ज कर देगा, स्वेलिंग कॉज करेगा, और साइक्लिक पेन होगी, क्योंकि हर मंथ आएगा ना। इसी वजह से ब्लड स्वेलिंग आपको मिलेगी एट द लेवल ऑफ हाइमन। ठीक है, अल्ट्रासाउंड अगर आप करेंगे तो उस पर भी आपको यही मिलता है। इसमें आप अल्ट्रासाउंड क्यों करते हो? क्योंकि आपने फर्स्टली कंफर्म करना होता है डायग्नोसिस को, और सेकेंडली कोई और मलेरियन स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी तो नहीं है, ये बात आपने एक्सक्लूड करनी होती है। इसका इंपॉर्टेंट डिफरेंशियल यहाँ पर उन्होंने हॉरिजॉन्टल वेजाइनल प्लेट एट हायर लेवल अगर मौजूद हो तो इट इज़ अ डिफरेंशियल। हॉरिजॉन्टल वेजाइनल प्लेट ने बेसिकली वेजाइना बनानी होती है, और अगर ये हायर लेवल पर मौजूद है तो हम इसे एक डिफरेंशियल कंसिडर कर सकते हैं इम्परफेक्ट हाइमन का। ठीक है, और ये क्यों हो रहा होता है हायर लेवल पर? ड्यू टू इम्परफेक्ट यूरोजेनिटल साइनस। ठीक है, अब हम उस बच्ची का क्या करेंगे, हम उसको एडमिट कर लेंगे, ठीक है, और हम इंसिजन देंगे हाइमन में जनरल एनेस्थीसिया के अंडर, और सारा जो ब्लड और डेब्री वहाँ जमा हुआ होगा ऊपर, यहाँ पर जो स्वेलिंग कॉज कर रहा था, उसको निकाल देंगे, इवैक्यूएट कर देंगे, और उसके बाद उसकी गुड रिकवरी हो जाएगी, और कुछ अरसे में फिर पीरियड्स विल कमेंस। अच्छा, हम बात कर रहे थे कि उसके बाद क्या होगा। उसके बाद 3 रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस के बाद वो आपके पास आई हैं, और हैवी बट रेगुलर पीरियड्स मौजूद हैं। ठीक है, अल्ट्रासाउंड किया गया है, और अगर हम इस तरह से यूट्रस को बनाएं, दरमियान में फंडस से लेके नीचे तक सर्विक्स तक, सर्विक्स इज़ दिस पार्ट जो कि यूट्रस और वजाइना के दरमियान मौजूद होता है। ठीक है, अच्छा, सर्विक्स तक एक इस तरह की मेम्ब्रेन मौजूद है। ठीक है, पेल्विक एग्जामिनेशन में वल्वा, वजाइना, सर्विक्स सब कुछ नॉर्मल बना हुआ है, बस दरमियान में एक मेम्ब्रेन इस तरह से मौजूद है, और वो प्रेगनेंसी लॉस की हिस्ट्री के साथ आई है। डायग्नोसिस आप क्या करोगे? एक कंप्लीट यूट्राइन सेप्टम उसके पास मौजूद है, और आप फर्दर इन्वेस्टिगेशन क्या करोगे? देखो, अल्ट्रासाउंड तो हो चुका है, राइट। फर्दर आपने क्या इन्वेस्टिगेशन करनी है? देखो, ये जो सेप्टम होता है ना, कंप्लीट सेप्टम, ये बनता है ड्यू टू मलेरियन डेवलपमेंट की ख़राबी की वजह से, और जब मलेरियन डेवलपमेंट की ख़राबी होती है तो रीनल एबनॉर्मेलिटी के चांसेस 30% होते हैं, तो हमने किडनीज़ का अल्ट्रासाउंड करा लेना है। ठीक है, Malign anomalies can be associated with infertility, recurrent pregnancy loss, and poorer reproductive outcomes.